तो क्या हाल है दोस्तों। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो बेहद दिलचस्प है। आज के इस विश्लेषण में हम आकाश बनर्जी के उस वीडियो की निष्पक्ष समीक्षा करेंगे जिसने हाल ही में काफी हलचल मचा दी है। ये पूरा मामला प्रधानमंत्री के नॉर्वे दौरे से शुरू हुआ और देखते ही देखते एक बड़े कूटनीतिक और मीडिया विवाद में बदल गया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को परत दर परत बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे नॉर्वे प्रेस इंसिडेंट से, फिर देखेंगे कि इस पर आईटी सेल और विदेश मंत्रालय का क्या रिएक्शन रहा। इसके बाद अतीत और आज की पत्रकारिता की तुलना, प्रेस फ्रीडम पर चर्चा और अंत में एक बहुत ही अहम निष्कर्ष। आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी स्थानीय घटना एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक क्रिटिक में बदल जाती है। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द नॉर्वे प्रेस इंसिडेंट। अब इस पूरे घटनाक्रम को क्रोनोलॉजी से समझते हैं। स्रोत बताता है कि 43 साल के एक बहुत लंबे अंतराल के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचते हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दौरा था, लेकिन चीजें बहुत तेजी से एस्केलेट हुईं। वीडियो के मुताबिक पहले दिन स्वीडन में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल हुआ और सवालों को इग्नोर कर दिया गया। फिर आता है दूसरा दिन, जब नॉर्वे में एक पत्रकार सीधे एक सवाल पूछ लेता है और इसके कुछ ही घंटों बाद उस पत्रकार को ऑनलाइन इतनी भयंकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है कि उसे सीधा जासूस ही घोषित कर दिया जाता है। वो सवाल क्या था? सवाल बड़ा सीधा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी, डोंट यू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड? बस नॉर्वेजियन पत्रकार हेली के इस एक सवाल ने ही पूरे बवाल को जन्म दे दिया। स्रोत में बहुत सही तरीके से याद दिलाया गया है कि ये घटना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कुछ समय पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार सबरीना सिद्दीकी के साथ हुई थी, जब उनके एक सीधे सवाल पूछने पर उन पर भारी ऑनलाइन हमला हुआ था। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर कि इस पूरे मामले पर आईटी सेल और हमारे विदेश मंत्रालय यानी एमईए का क्या रिएक्शन रहा। क्रिएटर का तर्क है कि इस स्थिति को बहुत आसानी से और शांति से संभाला जा सकता था। विदेश मंत्रालय के पास 3 बहुत सीधे विकल्प थे। पहला, 10 मिनट का एक छोटा सा इंटरव्यू दे देते। दूसरा, ऑफ कैमरा एक शांत ब्रीफिंग कर लेते। या फिर तीसरा, इस पूरे एपिसोड को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मंत्रालय ने इनमें से एक भी कूटनीतिक रास्ता नहीं अपनाया। इसके बजाय हुआ क्या? मंत्रालय ने पत्रकारों को एक होटल में ब्रीफिंग के लिए बुला लिया और वहां उनसे 3 बहुत ही सीधे सवाल दागे गए। क्या नॉर्वे भारत पर भरोसा कर सकता है? भारत का मानवाधिकार रिकॉर्ड कैसा है? और क्या प्रधानमंत्री भारतीय प्रेस से तीखे सवाल लेंगे? बस इन्हीं सवालों ने अगली आधिकारिक कूटनीतिक प्रतिक्रिया का मंच तैयार कर दिया। अब इस पर जो जवाब आया उसे स्रोत एक डिफेंसिव मोनोलॉग कहता है। राजदूत सीबी जॉर्ज ने सीधे जवाब देने के बजाय 13 मिनट का एक लंबा चौड़ा भाषण डाला। इसमें योग, शतरंज, भारत का 5000 साल का इतिहास और यहां तक कि संविधान की प्रस्तावना पढ़ना तक शामिल था। इस विश्लेषण में क्रिएटर एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाता है कि कैसे एक तरफ कूटनीतिज्ञ संवैधानिक अधिकारों का बखान कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश में उमर खालिद जैसे राजनीतिक कैदियों की जमीनी हकीकत। यहाँ स्रोत ने एक बहुत ही सटीक शब्द का इस्तेमाल किया है, स्टेनोग्राफी। इसका मतलब है कि बिना कोई सवाल किए, बिना कोई चुनौती दिए, बस जो कहा जा रहा है उसे चुपचाप नोट कर लेना। वीडियो का दावा है कि भारतीय कूटनीतिज्ञ अब पत्रकारों से इसी स्टेनोग्राफी की उम्मीद करते हैं और यही उम्मीद नॉर्वे की प्रेस के लगातार सवाल पूछने की शैली से टकरा गई, जिससे ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अतीत और वर्तमान की पत्रकारिता की तुलना। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि चीजें कितनी बदल गई हैं। वीडियो याद दिलाता है कि कैसे अतीत की पत्रकारिता में अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से घोटालों पर बिना रुके लगातार तीखे सवाल पूछते थे, और आज की स्थिति में सिर्फ पहले से मंजूर किए गए सवाल होते हैं। नेता की बात को बस नोट किया जाता है और उन्हें कभी चुनौती नहीं दी जाती। ये पत्रकारिता के तेवर में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब आते हैं चौथे भाग पर, डिस्ट्रैक्शंस और प्रेस फ्रीडम के मुद्दे पर। यहाँ वीडियो एक वैकल्पिक थ्योरी का भी निष्पक्ष रूप से जिक्र करता है जो काफी चर्चा में है। राहुल गांधी का दावा है कि नॉर्वे के $2 ट्रिलियन के पेंशन फंड से हाल ही में अडानी ग्रुप को बाहर कर दिया गया था, और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के पीछे शायद ये वित्तीय कारण भी एक बड़ी वजह हो सकता है।
ये एक ऐसा दावा है जिस पर सार्वजनिक मंचों पर लगातार बहस हो रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्रिएटर का तर्क है कि मीडिया कैसे एक रेडियो रवांडा की तरह काम कर रहा है। एक तरफ वो असली मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जैसे ग्लोबल टॉप 100 में एक भी भारतीय कंपनी का ना होना, अर्थव्यवस्था की चिंताएं या मीडिया को कंट्रोल करने वाला डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल। लेकिन मीडिया किन बातों में उलझा है? सीमा हैदर, आर्यन खान, सुशांत सिंह राजपूत केस और कॉरपोरेट जिहाद जैसी कहानियों में। ये सब असली राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने के बेहतरीन तरीके बन गए हैं। 157। जी हाँ, 157। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये भारत की वर्तमान प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है। वीडियो इस बात पर जोर देता है कि इस रैंकिंग ने हमारे देश को उस पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमारी तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से की जा रही है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया गया है, जिसे कहते हैं इन्वर्टेड फ्रीडम गैप। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि उनके पास प्रेस की पूरी आज़ादी है, जबकि असल में प्रेस की आज़ादी को ज़रूरी मानने वाले लोग बहुत ही कम हैं। और इसी उल्टी धारणा का फ़ायदा उठाकर सरकार और मीडिया अपने नैरेटिव बिना किसी चुनौती के सेट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द फाइनल प्रोवोकेशन। पूरी सामग्री का मुख्य निचोड़ इस एक बड़े विरोधाभास में छिपा है। क्रिएटर एक बहुत ही सख्त आरोप लगाता है कि एक तरफ हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि है, जहां हम विदेशों में जाकर लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता और सहिष्णुता का झंडा बुलंद करते हैं, लेकिन हमारी घरेलू हकीकत क्या है? स्रोत के अनुसार देश के अंदर सत्तावादी कदम उठाए जा रहे हैं, प्रेस की आज़ादी छीनी जा रही है और आवाज़ों को दबाया जा रहा है। यह छवि और हकीकत का एक बहुत बड़ा टकराव है जिसे दुनिया देख रही है। और अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये पूरा प्रोपेगेंडा और मीडिया का ढांचा इतना ही मजबूत है, तो ये महज एक साधारण से सवाल के सामने कैसे बिखर जाता है? क्या वाकई सिर्फ एक सवाल में इतनी ताकत होती है? इस पर जरूर सोचेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।